एवरीबॉडी, वेलकम टू रुद्राइस एकेडमी। मैं आभा पाठक हूँ और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 12 के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, जिसकी हेडलाइन है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। लॉज inconsistent with fundamental right। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन में कोई भी लॉज नहीं बना सकता है स्टेट, उसी के लिए आर्टिकल 13 को लाया गया है, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी लॉज स्टेट ने बनाया है और उससे अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो वो जो लॉज है उस एक्सटेंट तक वॉइड कर दिए जाएंगे जिस एक्सटेंट तक ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करते हैं। यानी कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन में नहीं बनाया जाएगा। फंडामेंटल राइट मूलभूत है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 पढ़ने से पहले हम लोग दो डॉक्ट्रिन को पढ़ लेते हैं। डॉक्ट्रिन में ये बताया गया है, अगर आप लोग डॉक्ट्रिन को समझ जाएंगे तो आप ये जो मैं आगे फिर आर्टिकल्स जो पढ़ाऊंगी वो आप लोग ईजिली समझ जाएंगे। तो उसके पहले हम लोग दो डॉक्ट्रिन पढ़ लेते हैं। जो पहला डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी, दोनों एक ही है। सेपरेबिलिटी कहिए, सेवरेबिलिटी कहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी एक मोटा मोटी में हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो जब चाय को छानते हैं तो जो चाय छन्नी से निकल जाता है उसको कहेंगे लॉज जो है वो कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, और जो चाय पत्ती बच जाती है छन्नी में वो वैसे लॉज है जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है। आई होप यू विल गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। एक तरह से लॉ, जैसे ये एक लॉ है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। इसको छोड़िए, यहाँ पे लिख देते हैं लॉस, यहाँ पे लिखते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसी में इसके कुछ पार्ट हैं जो कि इसके साथ कंसिस्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट है। यानी कि वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं। तो जो लॉज वॉयलेशन करते हैं वो लॉज हटा दिए जाते हैं। जो लॉज फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट होते हैं, उनका वॉयलेशन नहीं करते हैं, ऐसे लॉज को फंडामेंटल राइट के साथ रखा जाता है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि चेक करने का एक तरह का मैनर है, एक तरह का डॉक्ट्राइन है चेक करने के लिए कि कौन से लॉज फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट है और कौन से लॉ इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट है उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है और जो लॉज फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है उसको उसी प्लेस पे वॉइड कर दिया जाता है, यानी कि शून्य कर दिया जाता है। इस डॉक्ट्राइन को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। एक तरह से ये लॉस को फिल्टर करने का काम करता है ये डॉक्ट्रिन को समझने के लिए हम लोग एक केस को समझते हैं, ठीक है। तो केस ये है, आपको बता रहे हैं, ए के गोपालन, केस का नाम है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास।
स्टेट ऑफ मद्रास। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस का फैक्ट ये है कि इस केस में एक एक्ट को चैलेंज किया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। एक्चुअली ये पूरा एक्ट ही चैलेंज नहीं किया गया था, इस एक्ट का जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 ये चैलेंज किया गया था। तो सेक्शन 14 में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थी। तो किसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन के सेक्शन 14 की कुछ बातें ऐसी थी जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी को यूज करके सिर्फ इस सेक्शन को वॉइड करार दिया गया, ना कि पूरे एक्ट को। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी है वो उस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं उसे वॉइड कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। वॉइड का मतलब होता है शून्य, कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी उसकी। तो उस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, उस पर्टिकुलर जो चीजें हैं उसको वॉइड घोषित कर देते हैं ताकि उसका कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी न रह जाए और वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना कर सके। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का मतलब होता है टू फिल्टर लॉस। जो लॉस फिल्टर होके आ गए हैं उनको हम लोग, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको एज इट इज रिमेन रहने देंगे, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो एट दैट टाइम दैट लॉ शुड बी वॉइड। ठीक है, तो उस लॉ को वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो इसे कहता है, इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। अब नेक्स्ट आपका डॉक्ट्राइन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है कि किसी चीज को शैडो ओवर कर लेना, यानी किसी भी चीज पे ओवरकम कर लेना। शैडो ओवर भी कर सकते हैं, या फिर कहते थे टू हाइड, किसी को छुपा लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एक बड़े इजी वे में समझिए कि मान लीजिए कोई ऐसे लॉज हैं जो कि फंडामेंटल राइट से वॉलेशन करते हैं। अगर मान लीजिए कोई अमेंडमेंट हुआ, एक मिनट, ये एक लॉ है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट के वॉलेशन में है। ओके, फिर एक अमेंडमेंट किया गया, कोई अमेंडमेंट किया गया, लॉज बनाए गए, फंडामेंटल राइट में जोड़े गए। तो जो भी नए लॉज बने हैं वो इस लॉ पे शैडो ओवर कर लेंगे और इस लॉ को छुपा लेंगे। अगर भविष्य में कभी भी इस अमेंडमेंट को हटा दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया और आपका जो ये वाला लॉ है इसे हटा दिया गया, तो ये जो पहले का लॉ था वो वापस से एग्जिस्टेंट में आ जाएगा, वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। ये लॉ जो पहले के लॉ थे वो डेड नहीं होते हैं। पहले वाले डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी थी उसमें जो पहले जो लॉ इनकंसिस्टेंट थे वो वाइड हो जाते थे, वो डेड हो जाते थे। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में जो लॉस पहले के बने हुए हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे वल्केनो होता है ना, तो वल्केनो इनएक्टिव हो जाता है, फिर किसी क्रिया के द्वारा फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो पहले के लॉ थे जो इनकंसिस्टेंट थे फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो इनएक्टिव हो जाते हैं और उसके ऊपर जो नए लॉज बने हैं वो शैडो ओवर हो जाते हैं और इस लॉ को छिपा लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो लॉज है, मान लीजिए इन्हें स्ट्रक डाउन कर दिया, कोई नए नियम बन गए, कोई नया एक्ट, कोई लॉ पास हो गया कि ये जो लॉ नए वाले बने हैं वो नहीं चलेंगे, वो उसके जगह दूसरे लॉज हो गए, व्हाटएवर विल हैपन। तो ये अगर ये लॉ हट गए तो जो पहले वाले लॉज हैं वो पहले से एक्टिव हो जाएंगे, मतलब वो डेड नहीं होते हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब यह है कि किसी चीज को, किसी मतलब सामान को नए वस्तुओं द्वारा ओवरकम कर लेना, हाइड कर लेना, और जब वो हट जाए तो जो पुरानी वस्तुएं हैं वो फिर से एक्टिव हो जाती हैं।
जैसे एक गाना आया था कि जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। तो अगर मान लीजिए कोई नया रिश्ता आया है, तो जो पुराने रिश्ते हैं वो नए रिश्ते उनको ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि उनको हाइड कर लेते हैं। और जब वो नए रिश्ते वापस से चले जाते हैं तो पुराने रिश्ते वापस से एक्टिव हो जाते हैं। यही होता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। मुझे लगता है आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इसके केस पे चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी में एक केस था ए के गोपालन का, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें एक केस है आपका भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में ये हुआ था कि एक बेरार मोटर व्हीकल एक्ट है, बेरार मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें ये कहा गया था कि जो स्टेट है वो सुप्रीम है, सावरन है, किसी भी प्रोफेशन को वो ले सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर एक फंडामेंटल राइट आया जिसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों को राइट दिया गया है, राइट टू प्रोफेशन, उसके ये अगेंस्ट में था। तो बाद में इस एक्ट को हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही जो फंडामेंटल राइट का जो संपत्ति का अधिकार था वो जैसे ही हटा, वापस से ये लॉज जो ये लॉज थे वापस से एक्टिव हो गए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को बताया गया था भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में। एक सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जब भी एक पुराने वाले लॉज होते हैं वो रहते हैं, जब कोई नया अमेंडमेंट आता है तो पुराने वाले लॉज को हाइड कर लेता है और उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा अमेंडमेंट होता है वो लॉज स्ट्रक डाउन कर लिए जाते हैं, तो जो पुराने वाले लॉज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सीधा सा यही मतलब है। मुझे जहां तक अंदाजा है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है क्या। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। दो डॉक्ट्रिन पढ़ने के बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 1, इसमें ये बताया गया है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे कब से? 26 जनवरी 1950 के पहले की, ठीक है। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं, अगर वो जो भी इसके 1950 के 26 जनवरी 1950 से जो लॉज बने हैं, अगर उस लॉज से इसके जस्ट एक दिन पहले वाले अगर लॉज भी इनकंसिस्टेंट है तो उस एक्सटेंट तक उस लॉज को वॉइड कर दिया जाएगा। सीधा सा यही मतलब है। इसीलिए मैंने आपको दो डॉक्ट्राइन पहले ही पढ़ा दी थी ताकि आप फिर रिलेट कर पाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगा करके या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगा करके, शॉर्ट फॉर्म DOS एंड DOE, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगा करके या सेपरेबिलिटी लगा करके डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगा करके आप ये चेक करेंगे कि वो लॉज जो है वो फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन में है या नहीं। अगर नहीं है तो वो रिमेन करेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो उन्हें उस एक्सटेंट तक वाइड कर दिया जाएगा, यानी कि उस एक्सटेंट तक उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है। तो दूसरा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) में बताया गया है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद से जो लॉज बनेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें सीधा सा लिखा है
कि इसके बाद स्टेट विल नॉट मेक एनी लॉ विच अब्रीज द फंडामेंटल राइट, यानी कि स्टेट कोई ऐसा लॉज बनाएगा ही नहीं जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करें। इसमें भी आप सेम ही यूज करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्सी, 13(2) में भी 13(1) में भी, ये दोनों जो डॉक्ट्रिन है वो यूज किए जाएंगे। ठीक है, इन दोनों डॉक्ट्रिन को लगा करके अगर लॉज जो है इनकंसिस्टेंट है तो उन्हें अवॉइड कर दिया जाएगा, और अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है, तो उन्हें एज इट इज रिमेन किया जाएगा। आर्टिकल 13(2) क्लॉज 2 में एक केस है आपका कि स्टेट ऑफ गुजरात, अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। जिसमें ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कंपनी को प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो अगर जो भी लॉज बनते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज बनते हैं वो सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को दिया गया है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो सिर्फ सिटीजन ही उस पर क्लेम कर सकते हैं, कोई कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। आपको भी पता है कि कुछ लॉज, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं, जैसे 15 है, 16 है, 19 है, 29 है। तो ये सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं। तो अगर ऐसा कोई लॉज बनता है जो कि इनके वॉयलेशन में है, तो अगर कोई सिटीजन है तभी क्लेम कर सकता है, अदरवाइज कोई सिटीजन नहीं है, कोई फॉरेनर है, तो उनपे वो जो मेड लॉज है वो अप्लीकेबल होंगे, और ये जो लॉज है वो कंपनी पे भी अप्लीकेबल होंगे। अंबिका मिल्स में यही कहा गया है कि कोई कंपनी जो है वो इसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आइए 13(3) पे चलते हैं। 13(3) में सिर्फ यही बताया गया है कि लॉज क्या क्या है। आर्टिकल 13(3) इसमें ये बताया गया है कि लॉज होते क्या क्या है, किस तरह से हैं। तो लॉज की डेफिनेशन एक्चुअली, तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस, इतने तरह के लॉज होते हैं। कौन कौन से? कोई अध्यादेश पारित किया गया, कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई बाय लॉ बनाया गया, या कोई रूल बनाया गया हो, कोई रेगुलेशन हो, कोई नोटिफिकेशन हो, कोई कस्टम हो, कोई यूजेज हो। आर्टिकल 13(3) में ये बताया गया कि इतने तरह के लॉज होते हैं। अब आप में से कोई लोग कहेंगे अमेंडमेंट वो अलग टॉपिक है, उसमें बहुत सारी केसेस है, तो उसको मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी कि मैं उस केसेस को भी मैं डील कर सकूं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस, इतने तरह के लॉज होते हैं। और आपके एंट्रेंस में सीधे एकदम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इन सब में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन दे करके पूछ लेंगे। तो ये सारी चीजें आप ये सातों जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, कि ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाय लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, यूजेस है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में इन सभी का विवरण दिया गया है। आर्टिकल 13(4) में क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि ये सारी जो चीजें हैं वो 368 के एम्बिट से बाहर है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो आर्टिकल 13(3) में आप लोगों ने ये देखा। आर्टिकल 13(2) में बताया गया है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनके जो इफेक्ट बताए गए हैं। आर्टिकल 13(1) में बताया गया है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को कोई लॉ बना, कोई लॉ जो है बनाया गया है, लॉ मेड,
ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है बना हुए लॉ का, क्या वो पुराने जो सिचुएशंस थे उस पे इफेक्ट होगा कि नहीं। ठीक है। तो दो तरह की बातें हैं, एक है रेट्रोस्पेक्टिव, एक है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इफेक्ट जो कि बैक डेट से होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस दिन से ये लॉज बने हैं, मान लीजिए लॉज बने 26 जनवरी से, तो 26 जनवरी से जो आगे आने वाले सिचुएशंस है उन पे इफेक्ट डाला। तो जो हमारे लॉज बनते हैं वो प्रोस्पेक्टिव नेचर के बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो आने वाले अब सिचुएशंस है वो उन पे इफेक्ट करेंगे, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा इनका। मान लीजिए कि 26 जनवरी से पहले किसी हिंदू ने 4-5 शादियां कर ली। अब कोई लॉ, एक लॉज बना कि एक ही शादी कर सकते हैं हिंदू लोग। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 26 जनवरी से पहले की जितने 4-5 शादियां हैं वो सारी वॉइड हो जाएंगी, ये तो गलत बात है। तो उसके बाद से जब से ये लॉज बन जाएंगे, मान लीजिए लॉज बन गए हैं, तो उनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को आज मैंने जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो अपने डाउट्स को प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।